चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कल जो 2-3 न्यूमेरिकल भेजे गए थे कूलाम्स लॉ के बेसिस पर, जैसा कि आप सबने लगाया भी है, फिर भी हम लोग लगा देते हैं एक बार देखने के लिए कि क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन 1 जो है आपको ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, उनके बारे में आप सोचिए जिनके मैग्नीट्यूड आपको दिए गए हैं, परिमाण, दो आवेश हैं। देखो जैसे जैसे सवाल मैं पढ़ता हूं वैसे वैसे मैं लिखता चलता हूं, है ना। गिवन है कि 2 चार्जेस, है ना, देयर इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन टू अस, दैट इज इनके परिमाण दिए गए हैं। Q1 दिया है, जो पहला आवेश मिले उसका नाम लिखो Q1, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो सेकंड चार्ज है Q2 वो है 4.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दो चार्जेस हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि MKS सिस्टम में ही मिल गया मुझे, सब कूलाम कूलाम में है, माइक्रो मिली ऐसा कोई नैनो कूलाम में नहीं है, मतलब बदलने वाली कोई झंझट ही नहीं है। पहला चीज हो गया। जिन पर 0.1 न्यूटन का बल लग रहा है, इन दोनों पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 0.1 न्यूटन। ये न्यूटन क्या चीज है? फोर्स। तो F = दिया है 0.1 न्यूटन। R ना लिख देना 0.1 न्यूटन। नहीं तुम रट के बैठे हो, Q1 पता हो, Q2 पता हो, R पता हो, और 0.1 न्यूटन लिखा है, तुम यहीं R = 0.1 और सॉल्व कर रहे हो। दिया ही है। सबसे पहले क्या सवाल लगाते समय क्या ध्यान देना पड़ता है? जो दिया है, जो गिवन है, उसको एक एक करके पॉइंट आउट करो। उसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले, आसान कर दिया, बोल दिया। नहीं तो तुम R = अगर लिखे होते और इसको पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि उसे दूरी पूछ रहा है। दूरी को किस लेटर से लिखोगे? R = क्वेश्चन मार्क। क्या इन चारों को मिला करके है कोई फार्मूला हमारे पास? हाँ, वी नो दैट F = K/Q1 Q2/R²। फिलहाल इसमें हवा कोई मीडियम की बात नहीं करी है, मतलब निर्वात में है, वैक्यूम में है, या तो एयर में रखा है। चलो F जो जो दिया है वो लिखते चलो। F कितना दिया है? 0.1 सॉरी = K 9 × 10⁹। बेटा ये बताना ना पड़े, तुरंत के बोलूं, दिमाग में कैलकुलेशन रफ्तार से दौड़नी चाहिए। Q1 2 × 10⁻⁷, Q2 4.5 × 10⁻⁷ अपॉन R²। ऐसे ही रहेगा, सही है। क्योंकि R पता ही नहीं है तो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, उसको बचा के रखो। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि R बताना है, जो बताना है उसको एक साइड कर दो, है कि नहीं है। समझो ऐसे कि ये मैं क्या लिख सकता था, क्या R इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा F के। R और F आपस में जगह बदल लेते हैं तो R² = क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/F। सही है एकदम, है ना। तो यहां मैंने लिख दिया R² और यहां मैंने लिख दिया 0.1। अब एक डेसिमल से एक डेसिमल हट गया, क्योंकि दोनों एक अंक पर डिजिट पे डेसिमल है। अब ध्यान से देखो, 45 दूना कितना हो जाएगा फिर? 90। तो R² = 9 × 10⁹ इंटू 45 दूना 90 गुणे 10⁻⁷ 14। हाँ, और ये 14 और 9 और -14 कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। अरे -5 ना, और ये 0 बढ़ाएगा या घटाएगा -5 को? हाँ, घटाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला 0 है। अरे ये 10⁻+1 है, -1 है। दशमलव का मतलब -1 होता है। तो अगर ऐसे लिखा है ना 90, इसका मतलब है 9 × 10 है, तो ये तो पावर घटाएगा ना, माइनस में है जबकि, तो है ना। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 9 × 9 × 10⁻, ये 9 और -14 कितना? -5, उसमें से भी एक घटा, -4। समझ में आया चीज? R = क्या हो जाएगा? √, है ना। 9 × 9 × 10⁻⁴। बाहर क्या आएगा बेटा? 2 9 है, एक 9 बाहर आएगा, 10⁻⁻4 है, आधा करोगे कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 मीटर, मतलब R = 9 सेंटीमीटर। चाहो तो ये आंसर दो, चाहो तो ये आंसर दो। 9.0 करके किसी का आया था? हाँ, ये मीटर में आया तो बस सेंटीमीटर में कर दिया मैंने। हाँ, एक सेकंड, सही है। हाँ सही है। सेंटीमीटर = 10⁻⁻2 मीटर ही तो होता है। कितना आसान सवाल था। चल सेकंड वाला देख। सेकंड देखो, संपर्क में रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। कांटेक्ट में रखे गए हैं क्या चीज? दो इलेक्ट्रॉन परस्पर कांटेक्ट में रखे हैं, म्यूचुअली कांटेक्ट में हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी भी कितनी दी गई है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले गिवन है जो हमें दिया है 2
इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इनके बीच की दूरी कितनी बोला है? 1 एंगस्ट्रॉम। बताओ क्या लिखोगे? 1 एंगस्ट्रॉम में लिखोगे? ऐसे लगाओगे सवाल? नहीं, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते 1 गुणा 10 की घाते -10 मीटर, है कि नहीं है? क्या पूछा इन्होंने? इनके बीच लगने वाले कूलाम्बिक फोर्स की वैल्यू पता करनी है, एफ पूछा है। क्या फार्मूला पता है आपको एफ का? कूलाम्ब फोर्स का फार्मूला पता है हम लोगों को? कूलाम्ब फोर्स का फार्मूला एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहीं इक्वल ना लगा देना, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू, अरे क्या इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है तो वही तो होगा 1.6 इंटू 10⁻19 और फिर एक और इलेक्ट्रॉन है तो वही होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम ही होगा, तो यानी यहाँ पर रिपीट होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन होता दूसरा प्रोटॉन होता तो चार्ज वही रहता, बदल जाता? कैसे बदल जाता? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, बस हाँ प्लस और माइनस का फर्क है बस। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल होता, अल्फा कण होता तो उस पर +2e होता है चार्ज। अल्फा पार्टिकल होता, अल्फा कण, तो इस पे e जितना चार्ज नहीं होता, +2e जितना चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ना। अल्फा पे जानते हो कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, इतना होता है। अल्फा का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है, ठीक है, वो भी प्लस में। हाँ, ये तो अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन ने दिया है। चलो आगे देखो, बस Q1 बोलो 1.6 इंटू 10⁻19, अगेन 1.6 इंटू 10⁻19, 19 है बेटा वो, ठीक है, सही से लिख दें। और यहाँ आर स्क्वायर 1 इंटू 10⁻10, क्लियर है? सही है? हाँ, गलत है? अच्छा, स्क्वायर है तो 1 इंटू 10⁻10। बस अब केवल सॉल्व करना है और कुछ नहीं रह गया है ना। ये डेसिमल हटेगा, नीचे एक 10 आएगा, ये डेसिमल हटेगा, नीचे एक और 10 आएगा, 100 हो गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए सज्जनों। हाँ, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 16 16 हम 256, 256 गुणे 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -19, 10 की घाते -19, 48 -38 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देख, -10 -10, 10 घाते +20 -20 इंटू 10⁻², सही है एकदम। ये -20, ये 10⁻², कितना हो जाएगा? +18 -18, -18, क्या -18 ऊपर जाएगा +18 होगा। और 256 का 9 से गुणा कर लिया जाता है, 9 छक्के 54, 9 पचे 45 और 45 5 50, है ना। 9 दूनी 18 5 23 गुणे 10 घाते 9 और ये सॉल्व करो तो, ये सॉल्व करो तो 9 और 38 क्या -29 गुणे 10 घाते +18 बेटा, ये -18 ऊपर जा रहा है ना। यही सब तो करना है। जैसे इधर उधर कुछ करोगे बदलेगा, ये सेफ ऊपर नहीं जा सकता। नहीं तो 10 घाते -18 ऊपर लेके गए तो 10 घाते -18 टिक दो, गलत हो जाएगा। जब आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो वो भी उल्टा सीधा होगा, तभी तो स्क्वायर ट्रांसफर करते हो तो अंडर रूट में बदल जाता है। हाँ 18, अब 29 में से 18 जाएगा, कितना आएगा? 2304 गुणे 10 घाते -11, एक अंक पे, 2 अंक पे, 3 अंक पे, यानी F इक्वल टू 2.304 इंटू 10⁻8 न्यूटन। किसी का आया था? हाँ बेटा, सवाल है ये जो कूलाम्बिक फोर्स है इसका नेचर क्या है? अट्रैक्शन, रिपल्सन, आकर्षण, प्रतिकर्षण। सोचो, अट्रैक्शन, रिपल्सन, इनका नेचर क्या है इस फोर्स का? आकर्षण, प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्सन। अट्रैक्शन होगा बेटा, क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो मैं तो गलत कहूँगा ही, पता तो चले, कॉन्फिडेंस तो पता चले तुम्हारा कितना है। मैं क्यों सही कहूँ? सही कहने के लिए बैठा हूँ मैं। एक बार पढ़ा दिया सही, मैं अब दोबारा सही नहीं पढ़ाऊँगा, अब मैं हर बार गलत पढ़ाऊँगा और हर बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि नहीं आपने गलत बोला है। ये थोड़ी हुआ कि मैं गलत बोल दूँ तुम हाँ कर दो, पता चलेगा ना, उसी पे रजिस्टर करना चाहिए कि सर ने गलत बोला है। कैसे अट्रैक्शन हो जाएगा? यू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों नेगेटिव होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे को दूर ढकेलता है। चलिए 2 सवाल हो गए बेटा। अगला सवाल देखो,
बड़े आसान आसान सवाल थे, पता नहीं कैसे तुम लोग छुए नहीं। तीसरा नहीं लगा था, चौथा कौन सा नहीं लगा था? कोई तीसरा बोला, कोई चौथा बोला। चलो थर्ड देखिए, हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए, एयर में रखा है, किस में रखा है? गिवन है कि कोई चार्ज है, चार्ज का सिस्टम होगा जो कि हवा में रखा है 1 मीटर की दूरी पर। ये क्या गिवन है आपको? 1 मीटर की डिस्टेंस पर, r इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। 2 कूलाम एंड -1 कूलाम। Q1 दिया है 2 कूलाम, Q2 दिया है -1 कूलाम। दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है इनके बीच में। अब इन दोनों के बीच में पता करने के लिए क्या करोगे? कुछ क्या पूछा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, फार्मूला पता है ना बेटा? मुझे तो ऐसा लगता है कि फार्मूला तुम्हें अब तुम्हारी नस नस में बस गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला भूल नहीं सकते बेटा, चाह करके भी भूल जाओगे तो पाप हो जाएगा सबसे बड़ा। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 2 Q2 1 -1 1 -1 -1 ठीक, साइन के साथ नहीं रखा जाएगा, परिमाण बताते हैं, अपॉन r स्क्वायर 1। अरे तो आसान था, ये तो नर्सरी केजी वाला सवाल था बेटा, ये तो हर बच्चे से लग जाना था। तुम तो डरा दिए मेरे को कि सर यही नहीं लगा। मैंने क्या सवाल था, रुला दिए रे तुम लोग, इतना छोटा सवाल पूछ लिया मेरे से हैं। 9 दूनी 18, 9th का बच्चा लगा सकता है ये, इंटू 10⁻⁹, इसका मतलब हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻10 न्यूटन। चाहो तो ये लिख, चाहे तो ये लिख, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी। वैसे लास्ट वाला ज़्यादा सही है। तुम लोगों ने नर्सरी क्लास का सवाल पूछ के मेरी बदनामी कराई। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन 4 एंड लास्ट। दो समान आवेश के परिमाण का निर्धारण करना है, दो सेम चार्जेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना है, डिफाइन करना है कितना है। जब इन दोनों समान आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल 1000 न्यूटन है और वो 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर 0.1 मीटर की डिस्टेंस। बहुत अच्छी बात है भाई। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है गिवन आपको जो दिया है वो देख लीजिए, डिस्टेंस वो 0.1 मीटर है, ठीक। और उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है? 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपसे सवाल ने कहा है, क्या पूछा है सवाल में? अच्छा रुक जा, इतना देखने के बाद आपके मन में क्या आता है कि क्या मिसिंग है? Q1 Q2 क्या वही पूछा होगा, है कि नहीं? अच्छा इसमें ये पता रहता है, भूल जाओ क्या। और कितने वेरिएबल, कितने चीज हैं इसमें? 1 2 3 4। क्या कोई 3 दे देगा तो क्या चौथा निकल आएगा? कोई भी 3 दे दे चौथा, लेकिन अगर कोई 2 ही दे, यानी ये और ये, तो फिर इन दोनों को समान होना पड़ेगा। और सवाल में ये दोनों सेम हैं, देख लो, बोला भी है, बोला नहीं बोला है, इन दोनों को सेम बोला है। तो Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, फार्मूला वही लगाओगे, है ना। क्या पूछा है? Q1 बराबर Q2, समान आवेश बोला कि नहीं बोला है? सवाल पढ़ के सुनाऊं? सवाल ने कहा है दो समान आवेशों का परिमाण, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस नहीं, 2 इक्वल चार्जेस। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लिया, पता करना है। और ये हमें पता, Q स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा? अरे Q1 और Q2 दोनों बराबर है ना, मैंने क्या मान लिया उसको? Q, और वही पता करने आए हैं। चलो फार्मूला लगाओ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको क्या लगता है क्या पता करने आए हो? Q1 Q2, है ना, Q है कि नहीं है? इसको रोको, बाकी सब भेज दो। तो Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो रफ्तार के साथ, FR स्क्वायर अपॉन K। होगा कि नहीं होगा? FR स्क्वायर अपॉन में K हो जाएगा। बहुत बढ़िया। Q1 Q2 सेम है तो Q इंटू Q कर दोगे ना, इक्वल टू F कितना है? 1000। R कितना है? 0.1 इंटू 0.1 अपॉन K पता है? 9 इंटू 10⁻⁹। बस सवाल लग गया। ये 0, ये एक अंक का डेसिमल, क्या नीचे 100 आएगा? ये 0 ये दोनों के 10/9। Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 10/9। ऐसे रुक जा, कोई और तरीका निकालते हैं ना। 10/9
गुणे, नीचे क्या लिखा है 1/10⁹। अगर मैं खुराफात करूं और वो खुराफात कुछ हिसाब से ऊपर भी 10 से गुणा करा दूं और नीचे भी 10 से गुणा करा दूं तो क्या ऊपर 100 हो जाएगा? हाँ, ऊपर कितना हो जाएगा? 100। नीचे कितना हो जाएगा? 9 × 10 के खाते 9 + 1 10। अपना दिमाग जितना तेज चलाओगे, जितना कैलकुलेशन पे जोर दोगे, उतना ही न्यूमेरिकल आसानी से लगेगा। अब स्क्वायर उधर भेज तो अंडर रूट हो जाएगा, सब अंडर रूट में आएगा। 100/9 × 10 घाते 10। बाहर क्या आएगा जरा चेक करके बताओ। Q से बाहर आएगा, 100 से बाहर आया 10, 9 से बाहर आया 3, 10 की घाते 10 से बाहर क्या आएगा? 10 की घाते 5। ये 10 की घाते 5 ऊपर जाएगा, 10 की घाते -5 होगा। 10/3 का मतलब क्या हो जाएगा जानते हो? 3.33 × 10 घाते -5 कूलाम। आंसर आया था किसी का? यही Q1, यही Q2। आइए, कूलाम का नियम पढ़ लिया है और लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था कूलाम का नियम, मतलब कूलाम का जो फोर्स है, कूलाम का नियम है ना, F = K/r²। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। लास्ट के 5वां 6वां 7वां पॉइंट याद है? लास्ट के 5वां 6वां 7वां पॉइंट पेज पलटोगे तो खत्म जीवन। 5वां पॉइंट ये बताता है कि दोनों जहां भी दो चार्ज हो उन दोनों को एक लाइन से जोड़ो, बस इसी के अनुदिश फोर्स लगेगा, बल इसी के अलॉन्ग ही लगेगा, कहीं इधर उधर नहीं लग सकता, उसी लाइन के अनुदिश ही फोर्स लग सकता है। पहली बात ये क्लियर हुआ। दूसरा क्या होता है? ये केवल दो ही वस्तु अंतर क्रिया बल है। अगर दो लोगों के बीच में फोर्स लग रहा है तो तीसरा कुछ भी कर ले फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा ये माध्यम पे डिपेंड करता है और उसमें माध्यम जब भी आएगा फोर्स बढ़ाएगा घटाएगा। मीडियम जब सबसे ज्यादा बल कहां लगता है? सबसे दो चार्ज है इनके बीच में सबसे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? इनके बीच मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा बेटा? जब या तो ये दोनों वैक्यूम निर्वात में रखे हो या तो ये दोनों एयर में रखे हो। है कि नहीं है? के की वैल्यू एयर के लिए क्या आती है? हवा के लिए के की वैल्यू क्या लिखा था तुम लोगों ने? के की वैल्यू फॉर एयर, वायु के लिए क्या के की वैल्यू? के बोलो या फिर इसको एक और लेटर से लिखते थे ER। चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, सापेक्ष विद्युतशीलता, और चाहो तो बोलो परावैद्युतांक, बात एक ही है। और ये किसका गुण होता है? किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की, माध्यम का गुण है। अगर मीडियम आता है, माध्यम आता है तो ये चुपचाप चलाएगा। अगर कुछ नहीं है तो 1, हवा है तो भी 1। तो फॉर एयर K = 1 बोला था आप लोगों ने। और क्या सीखा था आपने कि सर और किसी भी माध्यम के लिए रेदर एक्सपेक्ट एयर, हवा को छोड़ करके और दुनिया का कोई भी मीडियम ले आओ, उसके लिए K की वैल्यू > 1 होगा। लेकिन अगर मैंने मेटल रख दिया, कोई धातु रख दिया, तो उसके लिए फॉर मेटल, किसी भी धातु के लिए K के वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगा और अब दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएंगे। जब भी फार्मूला आएगा ऐसा कुछ, एक हमेशा काम करना, मीडियम में फोर्स बताने के लिए पहले हवा वाला फोर्स बता देना जो कि मैक्सिमम होता है, और उसको किससे भाग दे देना? जिस मीडियम में तुमने रखा है उस मीडियम के, सॉरी कैपिटल K से। स्मॉल के नहीं है, स्मॉल के तो वो होता है 9 × 10 घाते 9। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्मॉल के और कैपिटल के में। ये कैपिटल के है यहाँ, इसीलिए तो ER बता दिया जाता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। और लास्ट में जाते जाते आपने पढ़ा था कि सर E = होता है E0 ER। E क्या होता है? E0 ER का कोई यूनिट होता है कि नहीं होता है? ये यूनिटलेस है ना? ये रिलेटिव वाला है, ये एयर वैक्यूम की परमिटिविटी है और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। निरपेक्ष विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता, और ये है निर्वात तथा वायु की विद्युतशीलता। है कि नहीं है? कितना डिफिकल्ट है। तो ER बराबर आपसे कोई पूछे तो E/E0, ये फार्मूला भी याद किया था। अब आप बात करते हैं हम लोग कूलाम के फोर्स में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सी चर्चा आती है जिसे बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप, आइए वो भी देख लेते हैं। आज उस जंग को जीत लिया जाए। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपका, उतना ही सब कुछ याद रहेगा, उतने ही सॉफ्टली सब कुछ समझ आएगा। गारंटी मेरी है, समझ में आएगा। बस आपको रिवीजन करने की देर है, घर पे जाकर के काम कुछ करना नहीं है, रिवीजन करना है। बचा ही क्या है तुम्हारे पास? ये थोड़ी कि तुम्हें कहीं बिजनेसमैन अभी से ही हो गए हो। कूलाम के नियम का सदिश रूप,
जैसे मान लो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मान लो हमारे पास ये कोई ओरिजिन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, और दो चार्जेस मैंने रख लिए हैं। ये ओरिजिन है बेटा, मूल बिंदु जो भी मान लो, यहाँ से r1 दूरी पर, r1 वेक्टर एक सदिश है, यहाँ पर कोई आपका चार्ज रखा है बेटा q1, और यहीं से r2 दूसरा, अलग अलग पोजीशन है कि नहीं है सबकी, अरे एक यहाँ है दूसरा वहाँ है, अलग अलग जगह पर है ना, इसलिए इसको r1 से लिखा, दूसरा इसका लिखा r2 को लिखा, और ये मैंने लिख दिया आपके लिए q2, और ये मैंने आपको दे दिया q1। अब इन दोनों के बीच में फोर्स बताना है, तो देखो वेक्टर वेक्टर लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है सदिश रूप से, तो मान लो मैं 2 पर फोर्स बताता हूँ, दोनों प्लस प्लस है, मान ले दोनों प्लस प्लस ही हैं, इन दोनों सबसे पहले फोर्स बताने के लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले दोनों चार्जेस को क्या लाइन से जोड़ी जाती है कि नहीं है, तो हमने सबसे पहले इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से जोड़ दिया। ये देखिए, अब लाइन से जोड़ने के बाद अब हमारे पास आता है कि अब इस पर फोर्स क्या होगा, तो अगर इस पर मैं दोनों प्लस प्लस है तो आप इधर क्या बताओगे, फोर्स किस पर, 2 पर कौन लगाएगा 1, और इधर आप बात करेंगे फोर्स 1 पर कौन लगा रहा है 2। ये हो गया। इसमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड बताना है ना, जैसे मान लो मुझे इस पर ये F21 बताना है या फिर F12 कुछ भी बताना है, जो भी बताना है आप उधर जाइए और उधर की तरफ हेड बना दीजिए। मान ले दूसरे पर बताना है तो उधर हेड बना दो, ये इधर बनाना होता तो मैं हेड इधर कर लेता, समझ ना। और इसको मैंने नाम दे दिया R वेक्टर। क्या नाम दे दिया, R वेक्टर, जो कि लिखा जाता है R2 माइनस R1, क्योंकि मैं इस पर फोर्स बता रहा हूं इस समय, इसलिए 2 में से एक को मैंने घटा दिया। समझना ध्यान से, मैं किस पर फोर्स बताने जा रहा हूं, 1 पर या 2 पर, 1 पर कि 2 पर, मैं बताने चाह रहा हूं फोर्स ऑन 2 पर बताने जा रहा हूं, इसलिए आर वेक्टर का हेड कहां है, आर वेक्टर का हेड कहां रखा है मैंने, 1 पर कि 2 पर, मैं बताने चला फोर्स दूसरे पर, तो आर वेक्टर का हेड 2 पर ही रखा है, 2 पर ही होगा, है कि नहीं है। और इसीलिए मैंने घटाया कि अभी क्या, आर वेक्टर 2 पर होगा, 2 वाला ज्यादा होगा, इसलिए लिखा जाएगा R2 माइनस R1। सोच अगर ऐसा रिवर्स होता तो तुम 1 पर बताते तो क्या लिखते, आर वेक्टर का हेड उधर रखते, आर वेक्टर का हेड कहां होता है, जहां Q1 होता है, आर वेक्टर का हेड कहां रखोगे, जहां पर फोर्स बताना होता है, जिस पॉइंट पर फोर्स बताना होता है आर वेक्टर का हेड उधर ही रखा जाता है। तो ये मैंने रख दिया, है कि नहीं है। अब इतना कॉन्सेप्ट, बाकी फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम है, सुनो ध्यान से, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, साथ में ही एक चीज और जुड़ जाती है, R कैप इंटू क्या जुड़ जाएगा, R कैप। अब आप सबने शायद ये पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश के नाम से जाना जाता है, जो केवल परिमाण, सॉरी, जो केवल दिशा बताने आता है, आता ही नहीं आता है, पता होगा आप लोगों को। ये हो जाता है आर कैप, चाहो तो इसको और ले सकते हो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप को लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये लिख सकते हो। अब देखो दिशा बताने आ गया, ये बताया कि नहीं बताया, दिशा बताने आ गया। और आर स्क्वायर का, आर किसी भी सदिश का अगर मॉड ले लेते हैं तो परिमाण ही आता है केवल, इसमें अगर केवल ये लिखा है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। लेकिन अगर मैंने इसकी दिशा ऐसे चारों तरफ से बगल बगल से मॉड लगा दिया, डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो इसकी केवल वैल्यू ही हाथ आती है, और अब ये केवल आर लिखा जाता है, तो केवल ये परिमाण है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो देख, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से गुणा होगा तो तुम्हारा फार्मूला क्या बन के आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू आर वेक्टर। दिशा पता चल गई। अब यहां से दिशा पता चल जाएगा कि किधर लग रहा है फोर्स। आर वेक्टर का हेड कहां होता है, बताइए सब लोग। आर वेक्टर का हेड वहां होगा, कहां होगा, जहां फोर्स निकालना होता है, जहां बताना होता है ना, निकालते हैं, निकालना होता है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अभी तक जो तुम लोगों ने कभी ना कभी सवाल में गलती की होगी, पक्की बात है किया होगा, कि अगर मान लो एक दिया है मैंने 20 कूलाम और दूसरा दिया है -60 कूलाम, तो तुमने कभी ना कभी रखते रखते क्या किया होगा, 20 इंटू -60 हो सकता है किया होगा, समझे, अगर 0 से पढ़े होंगे तो ये आपने किया होगा। अब वो वहां गलती मानी जाती थी जब केवल ये पढ़ते थे, तो गलती मानी जाती थी, लेकिन अब वो गलती नहीं मानी जाएगी। अब आप कर सकते हैं, यहां पर Q1 Q2 कैसे रखा जाएगा, साइन के साथ कि बिना साइन के साथ, हाँ, यहां पर रखोगे Q1 व Q2 रखे जाएंगे
रखे जाएंगे साइन के साथ। मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर फॉर्म में ही ये आप लगा सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते। समझ में आया फार्मूला? बाकी आर वेक्टर का हेड जहां होगा जहां पर फोर्स बताना होता है। पूरा कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको मैंने 0 से पूरा हीरो तक समझा दिया है। थोड़ी बहुत डिटेलिंग बची है और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, उतारिए जरा। चलिए, क्लियर हो गया? फार्मूला एकदम क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या ये वाला जो कूलाम्बिक फोर्स है, एक्शन रिएक्शन होता है, जितना ये इस पे लगाएगा क्या उतना ही ये इस पे लगाएगा? सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? हाँ बेटा, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन? हाँ, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन? अरे बेटा, प्लस माइनस गोली मार, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगा, चाहे जो हो जाए। एक अगर प्लस प्लस है तो इधर इधर लगेगा, माइनस माइनस है तो भी इधर इधर लगेगा, और प्लस माइनस है तो एक इधर लगेगा दूसरा इधर लगेगा, तो भी तो अपोजिट ही होगा। ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, सदैव दिशा में विपरीत ही होंगे। अब आपने लिखा, ध्यान से देखो, ये आपने लिखा क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या लिखा? K Q1 Q2 अपॉन, लिख दें वो, लिख दें तुमको, तुम्हारे लिए। हाँ, बोलो बेटा। चलो देख इधर, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, जो मैं तुमको डराने के लिए बता रहा था। चल, अब तुम लोग बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या लिखोगे? क्या ये तो वही चलेगा? K Q1 Q2 अपॉन, अब क्या लिखोगे नीचे? R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2? अब 1 पे बता रहे हो ना, तो R वेक्टर का हेड इधर नहीं इधर होगा, और अब तुम लिखोगे R1 माइनस R2। लेकिन एक बात बताओ, चाहे R2 माइनस R1 करो और चाहे R1 माइनस, अगर मॉड ले लोगे तब तो सब प्लस हो जाएगा, तो खेला खत्म। यानी नीचे वैसा ही लिख दे। क्या लिख? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और यहां क्या लिखोगे? R1 यहां नहीं लिख सकते क्योंकि यहां ब्रैकेट लगा है, यहां मॉड लगा है, डिफरेंस है, तो R1 माइनस R2। अब आप बताओ दोनों में कितने का अंतर है? केवल किस चीज का? ये अगर सोच इसमें से माइनस कॉमन कर लें, केवल इसमें से माइनस कॉमन कर लें, तो क्या ये R2 माइनस R1 हो जाएगा कि वही नहीं होगा कि होगा? अगर इसमें से माइनस कॉमन कर तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। इसका मतलब है F21 जो होता है वो है F12 के, लेकिन कब? जब इसमें से क्या कॉमन कर लिया जाए। अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो यहां लग जाएगा माइनस और ये पलट जाएगा, उसके जैसा हो जाएगा, और ये लिख दिया जाता है। ये प्रूफ होता है कूलाम्स लॉ कि हाँ, कूलाम्स जो कूलाम का नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। यहां से सत्य होता है, यहां से सत्यापित होता है कि ये दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब सवाल ये आता है इसमें, इसके बाद पढ़ने के बाद, कि सर अगर दोनों प्लस प्लस होगा या दोनों माइनस माइनस होगा तो फोर्स किधर होगा? बाहर के अंदर। दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो फोर्स लाइन के बाहर होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखो, दोनों प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है, तो फोर्स आपने बताया बाहर होगा। अच्छा ध्यान से देखो, कैसे रखोगे यार? Q1 Q2 साइन के साथ, Q1 Q2 कैसे रखोगे? तो अगर दोनों समान आवेश हैं, लाइक चार्जेस हैं, है ना? कहाँ पे लिखे? चलो इधर करते हैं, जगह कम पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, नंबर 1, लाइक चार्जेस। अगर दोनों के दोनों कैसे हैं? लाइक चार्जेस, समान हैं, दोनों प्लस प्लस हैं या फिर दोनों माइनस माइनस। अगर दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस, तो सोच प्लस का प्लस से गुणा क्या रहेगा? प्लस, प्लस का प्लस से गुणा क्या रहेगा? और माइनस का माइनस से गुणा भी क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ, माइनस का गुणा माइनस से माइनस होता है, इतना मैथ पढ़ लिए हो। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं तो प्लस का प्लस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर दोनों चार्ज माइनस माइनस हैं तो भी क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने आर वेक्टर का हेड बाहर लिया है कि अंदर लिया है? बाहर लिया है कि अंदर लिया है? बाहर। अरे उधर लिया है ना, बाहर। अच्छा, इधर जाएगा तो भी बाहर ही तो जा रहा है। सोचो इस चीज को, है कि नहीं है? तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, इन दोनों के दोनों केसेस में
अगर लाइक चार्जेस हैं बेटा तो हमेशा और हमेशा एक ही बात याद रखना है कि फोर्स हमेशा बाहर की होगा, आउटवर्ड होगा। कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा, है ना। और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि आर वेक्टर कहाँ होगा? बाहर बाहर को होगा, है ना, रिपेल करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो अनलाइक चार्जेस हैं, कैसे आप ऐसे हैं अनलाइक चार्जेस, एक मिनट रुकिए। अगर अनलाइक चार्जेस होता है यानी एक प्लस हो दूसरा क्या हो? माइनस हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो जब प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो क्या होगा? प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, माइनस करोगे तो जो तुमने आर वेक्टर का हेड उधर लिया, बाहर की ओर जा रहे हो, है कि नहीं है? तुम्हारा R2 माइनस R1 पॉजिटिव आएगा, जो भी आ रहा था। जब आप Q1 इंटू Q2 करोगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए। इस केस में Q1 Q2 क्या पॉजिटिव ही रहेगा? यानी आर वेक्टर का हेड जिधर है उधर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का इसके अंदर गुणा कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है? यानी आर वेक्टर का हेड क्या वही रहेगा, सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या Q1 Q2 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? हाँ बेटा, नेगेटिव आएगा। यानी अब आर वेक्टर जो R2 माइनस R1 कर रहे हो इधर की ओर जाकर के, वो ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या घूम जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव करोगे ना। नेगेटिव करोगे तो ये ऐसे थोड़ी होगा। मान ले आर तुमने ऐसे लगाया, उस पर जाकर के फोर्स बता रहे हो तो तुमने ऐसे रखा, लेकिन आपका ये कैसा है? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का जैसे मल्टीप्लाई कराओगे ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 की R1 माइनस R2? R1 माइनस R2 तुरंत इधर को पलट जाएगा और वो रिपल्सन के बजाय अट्रैक्शन को दिखाने लग जाएगा कि आप गलत जा रहे हैं, बाहर मत जाइए, अंदर आइए, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। Q1 Q2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और आर वेक्टर सेम रहेगा, अब बदल जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा, बदल वार हिंदी बदल जाएगा। हिंदी के लिए शिकायत दर्ज करें, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलाम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, इन दोनों में डिफरेंस, कंपैरिजन इन दोनों की करना, कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई ये दोनों फोर्स हैं कि नहीं है? भाई हैं कि नहीं है? दोनों फंडामेंटल फोर्स हैं। सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, और क्या बोलते हो जो इनके बीच में एसिमिलरिटीज हैं, समानताएं और असमानताएं, उन दोनों की बात करते हैं। सिमिलरिटी में अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग क्या क्या कह सकते हो भाई? सिमिलरिटी में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कह सकते हैं भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना। तो अगर मैं लिखूं इधर Fg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना, Fg, और दूसरी तरफ मैंने लिखा Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, समानताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, क्या दोनों फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मौलिक बल हैं? दोनों कैसे बल हैं? फंडामेंटल फोर्स, प्रकृति के मूल बल हैं। प्रकृति में 4 ही तो मौलिक बल पाए जाते हैं, मूल बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। 11th की फिजिक्स में बताया गया होगा, है ना, कि 4 ही मूल बल हैं बेटा, 4 ही फंडामेंटल फोर्स, दोनों के दोनों हैं। दूसरी बात करी जाए, चाहे बात करो ग्रेविटेशनल की और चाहे बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक की, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल और चाहे विद्युत बल, दोनों के दोनों बेटा केंद्रीय होते हैं, सेंट्रल। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? केंद्रीय होते हैं और संरक्षीय होते हैं, संरक्षी, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। दोनों के दोनों सेंट्रल भी होते हैं और कंजर्वेटिव भी रहते हैं। बात समझे ना। संरक्षी बल है जो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है कि नहीं है, जिसका मतलब ही नहीं, आप किसी भी रास्ते से घुमाइए सीधे, एक चार्ज है दूसरा चार्ज, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे लेकर के जाके खड़े, एक प्लस एक माइनस है, ऐसे घुमा घुमा के इधर लाके खड़े करो। तो अब तुम सोचो कि मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, जैसे छोड़ेंगे ऐसे घूम घूम के आएगा, सीधे आएगा। यानी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऐसे मैग्नेट है, ऐसे स्प्रिंग है, और ऐसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अर्थ से किसी भी जगह पे लेकर आओ, छोड़ो सीधे नीचे जाएगा। क्लियर हुआ? दोनों कैसे फोर्स हैं? मौलिक बल है, प्रकृति के 4 मूल बलों में से दोनों में ये पहला मौलिक बल है, दूसरा मौलिक बल है ना, और दोनों सेंट्रल हैं, दोनों क्या है? कंजर्वेटिव, संरक्षी हैं, दोनों के दोनों। समझ में आया? अब बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मेजर बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला डिफरेंस है, ये सदैव, ये कैसा होता है? हमेशा और हमेशा सदैव आकर्षण का, सदैव
आकर्षण का। क्या ये ऑलवेज अट्रैक्शन का होता है? नाम ही है गुरुत्वाकर्षण, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में क्या ख्याल है? क्या दोनों होता है? क्या क्या होता है? आकर्षण प्रतिकर्षण, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन बोथ, है ना, दोनों होता है। आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है, दोनों हो सकता है बेटा, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी दोनों होल्ड करता है। दूसरी बात करी जाती है, आप लोगों ने पढ़ा है इस वाले में कि ये वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, करता है नहीं करता है? अभी आपने फार्मूला पढ़ा था F=G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और दूसरा आपने पढ़ा था 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मीडियम दुनिया का कोई भी ले आओ, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी मीडियम ले आओ, क्या इन दोनों के बीच में फोर्स को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ये नहीं करता है और ये करता है। इसका मतलब है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। और ये इसके बारे में, क्या ये माध्यम पर डिपेंड करता है? हाँ, ये निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डजंट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डजंट डिपेंड ऑन मीडियम बट इट डिपेंड ऑन मीडियम, निर्भर करता है और घट जाता है। तीसरी अगर मैं बात करूं, ये वाला बल किसके कारण आता है? ये वाला फोर्स किसके कारण होता है और ये वाला फोर्स किसके कारण लगता है? ये जो फोर्स है किसके कारण लगता है? फार्मूला लिखा है तुम्हारे सामने, बता सकते हैं बेटा? यहाँ क्या लिखा? m1 m2 मासेस के कारण, ये द्रव्यमान के कारण लगता है। और ये दोनों, ये बल कैसे किसके कारण लगता है? क्या q1 q2 आवेश होते हैं? तो ये लगता है द्रव्यमान के कारण, है ना, इनका अस्तित्व है द्रव्यमान के कारण। और इसका अस्तित्व क्या है? इसका आवेश के कारण, ड्यू टू चार्जेस, आवेश के कारण ये हो जाता है। चौथी भी बात कर लेते हैं बेटा। चौथी बात ये बताई जाती है, अच्छा दोनों में ताकतवर कौन सा है? सोच के बताओ आप लोग, दोनों में कौन स्ट्रांग फोर्स होगा? गुरुत्वाकर्षण वाला या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सोच के बोल, जो जल्दी बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है पहला कि दूसरा? नंबर 1 नंबर 2? हाँ, नंबर 1 नंबर 2? नंबर 1। सोच के बताओ, जल्दी बोलो, गुरुत्वाकर्षण या विद्युत बल? अरे पागलो, इस जी की वैल्यू याद है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू याद है? इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। सोच लो, क्या बात करते हो आप लोग, बड़ा होशियार समझते थे। ये ताकतवर, दुनिया का सबसे कमजोर कोई फोर्स है तो ग्रेविटेशनल है। दुनिया का, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ये कमजोर में आता है और ये ताकतवर में आता है। समझे बात ना? तो ये दुर्बल है, ये वीक फोर्स है, और ये गुरुत्वाकर्षण बहुत ताकतवर है। ये दुर्बल है और ये प्रबल है। हाँ, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स से प्रबल नहीं है ये। न्यूक्लियर फोर्स इससे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। सोचो, इससे भी 100 गुना ज्यादा हिम्मत वाला है वो। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण से तो काफी ज्यादा हिम्मत वाला है। समझ में आया? फार्मूला ये सब याद रखना। अबे ये तो पढ़ा ही है, ये भी याद रखना। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।